जय हिंद। 14 जून 2022 को इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए सोल्जर्स के वो एक नई स्कीम लॉन्च करती है, एक नई स्कीम अनाउंस करती है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अब इस स्कीम को अनाउंस किए हुए कुछ दिन भी नहीं होते हैं तो इसके प्रोटेस्ट में, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में इस देश के यूथ जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, ये जो सारा जो कंट्रोवर्सी है, जो पूरा विवाद है वो क्यों है इस स्कीम को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, पूरी चर्चा हम करेंगे। तो अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 46,000 यानी 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। इस स्कीम के लिए 17.5 से लेकर 21 साल के जो लोग होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इस स्कीम के थ्रू जिन सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा उनको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। अब इस अग्निवीर स्कीम की जो खास बात है वो ये है कि इस स्कीम में जो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा वो मात्र उनका जो सर्विस टेन्योर होगा वो मात्र 4 सालों का होगा, उनको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके सैलरी पैकेज की कि इनकी सैलरी पैकेज क्या रहेगी और सारी चीज़ें क्या रहेंगे, सारे अलाउंसेस क्या रहेंगे, वो सब बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि सैलरी की, तो पहले साल चूँकि ये जो सर्विस है वो मात्र 4 सालों के लिए है, तो पहले साल जो इनकी सैलरी होगी वो 30,000 रुपये पर मंथ होगी। उसके बाद ये चौथे साल में बढ़ करके 30 से 40,000 रुपये हो जाएगी। तो ये पूरा टोटल सैलरी पैकेज रहेगा इनका। लास्ट में इनको रिटायर होते टाइम यानी चौथे साल में इनकी जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपये होगी। फिर इसके बाद इनको अलाउंसेस के रूप में, यानी कि जब ये रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के दौरान इनको सेवानिधि पैकेज से 11,71,000 रुपये मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद इनको। उसके बाद इनको अगर कोई भी सोल्जर, कोई भी अग्निवीर अपनी ड्यूटी यानी अपनी सर्विस के दौरान अगर वो शहीद हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण यानी अनफॉर्चुनेटली, तो उसको 1 करोड़ रुपए बाकी की जो जॉब बची रहेगी उसकी सैलरी और जो सेवानिधि पैकेज है ये पूरा का पूरा उनकी फैमिली को दिया जाएगा। अगर कोई भी अग्निवीर अपने सेवा के दौरान फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, फिजिकली डिसेबल हो जाता है, तो उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस किया गया है 44 लाख रुपए का। अगर वो 100% डिसेबल हो जाता है तो 44 लाख रुपए मिलेगा। अगर वो 75% यानी कि लगभग 50% डिसेबल होता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो 25% डिसेबल होता है उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से उसका सैलरी पैकेज पूरा है। अब बात कर लेते हैं इसके अलाउंसेस की। तो रिटायरमेंट के बाद इसमें ना कोई पेंशन है, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी दी गई है। इस स्कीम के थ्रू जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे उनके लिए इस तरह की कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। मतलब कि जब वो रिटायर हो जाएंगे इंडियन आर्मी से तो उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी वो, और यहाँ तक कि उनको पूर्व यानी एक्स सोल्जर का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो है ये स्कीम, इसके अनुसार ऐसा माना गया है। तो ये सारा पूरा स्कीम है। और अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के फायदे क्या हैं, यानी कि सरकार को इस स्कीम को लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसके पीछे सरकार 3 कारण बताती है। 3 कारण आप समझ सकते हैं या फिर 3 लाभ समझ सकते हैं इसको। पहला कारण है कि सरकार जो है वो इंडियन आर्मी की एवरेज एज को कम करना चाहती है, जो कि अभी 32 साल है। हमारी जो आर्मी है उसकी एवरेज एज अभी 32 साल है, लेकिन जब ये स्कीम लागू हो जाएगी, बाकायदा इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो जो सोल्जर्स हैं उनकी एवरेज एज वो डिक्रीज होकर के वो 26 ईयर आ जाएगी। करीब 6 से 7 साल उनकी एवरेज एज घट जाएगी हमारे आर्मी की, जिससे हमारी आर्मी क्या होगी वो ज़्यादा यंग होगी, ज़्यादा यंग लोगों से बनेगी तो ज़्यादा यंग होगी हमारी आर्मी। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पर बताया जा रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जब हमारी आर्मी ज़्यादा यंग होगी उसके पास एक्सपीरियंस कम होगा। अब इसके काउंटर में सरकार के द्वारा जो लॉजिक दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यहाँ पर जो
जैसे कोई भी बैच होता है ना, कोई भी बैच है, जैसे पूरा एक बैच है, तो एक बैच में से पूरे के पूरे सोल्जर्स को रिटायर नहीं किया जाएगा, उसमें से 25% सोल्जर को वापस से रिक्रूट कर लिया जाए, परमानेंटली रिक्रूट किया जाएगा, और 75% सोल्जर्स को, अग्निवीर को वहाँ से रिटायर किया जाएगा। तो ये पूरा है। और उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है इसका, जो सरकार बताती है, वो ये बताती है कि जो सरकार के ऊपर जो इनकी सैनिकों का जो बोझ आता है रिटायरमेंट के बाद, यानी कि इनको पेंशन देना पड़ता है और उसके बाद बाकी के सारे सरकारी अलाउंसेस देने पड़ते हैं, तो इन सब से सरकार का बोझ कम हो जाएगा। और जो इन सब से जब बोझ कम हो जाएगा तो सरकार जो उससे पैसा बचेगा वो उसको सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगाएगी, सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदेगी, आधुनिक चीज़ें, आधुनिक तकनीकें खरीदेगी, वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी पेंशन से बचा करके। अब यहाँ पर अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो एक परमानेंट सेना के ऊपर, एक परमानेंट सोल्जर के ऊपर जब से वो ज्वाइन करता है ड्यूटी को और जब वो रिटायर होता है तो पूरे लाइफ के दौरान उसके ऊपर एक सोल्जर के ऊपर अभी तक जो खर्च होता था वो 11 करोड़ रुपए खर्च होता था। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद अगर जो अग्निवीर होगा उसके ऊपर मात्र 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे 10 करोड़ रुपए एक सोल्जर के पीछे बचेंगे, और ये बाकी का जो पैसा होगा वो सारे के सारे सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगाया जाएगा। ये दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क है, जो तीसरा एडवांटेज है कि यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि ये साल भर में 2 बार की जाएगी और साल भर में इसकी जो पहले बैच की जो रिक्रूटमेंट होगी वो 46,000 सोल्जर्स की होगी। अब हर साल जैसे जैसे ये स्कीम थोड़ा सा पुरानी होती जाएगी, हर साल इसमें 10% वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी रोजगार मिलेगा। ये हो गया इसके एडवांटेज क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके इस स्कीम के डिसएडवांटेज, यानी जो नुकसान बताए जा रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स या फिर लोगों के द्वारा। पहला नुकसान क्या है कि यहाँ पर जो ये स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स को मात्र 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। अब ये 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा रहा है तो जवानों को जब 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जब 4 साल बाद जवान रिटायर होंगे तो वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, ना तो उनके पास कोई पेंशन होगी और ना ही कुछ चीज, ना ही किसी प्रकार की कोई नौकरी होगी, और ना ही उनको एक्स सोल्जर का ऑनर मिल रहा है। तो उनका कहना ये है कि हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर इस तर्क पर सरकार क्या कह रही है, सरकार के साथ साथ कई राज्य की सरकारें भी कह रही हैं कि जो अग्निवीर रिटायर होगा हम अपने यहाँ की नौकरियों में उसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। जैसे कि अभी कुछ राज्य सरकारें, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सरकारों ने कहा है कि हम अग्निवीरों को अपने यहाँ की नौकरियों में, अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता देंगे। और उसके बाद इसके अलावा जो है कई सारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के कई सारे सेक्टर्स में, जैसे कोस्ट गार्ड हो गया और बाकी जो PSUs हैं, इनमें भी इनको 10% का जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सब सारी बातें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, कई सारी सरकारों के द्वारा, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो यहाँ पर अब इसके पीछे जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे के कई सारे और कारण हैं जिसके कारण ये विरोध चल रहा है। पहला कारण, एक कारण और है, वो कारण ये है कि जब कोविड आया, कोविड से लेकर अब तक कोई भी इंडियन आर्मी में कोई भी वैकेंसीज नहीं आई हैं, और इसके पहले जो वैकेंसीज आई थी उनमें फिजिकल भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो रुका हुआ था। जो बच्चे फिजिकली और मेडिकली फिट हो गए थे उनको रिटेन के लिए वेट करने को बोला गया था, लेकिन वो रिटेन का वेट कर रहे थे। अब इस स्कीम के आने से वो सारी की सारी वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, जिससे सबसे ज़्यादा जो जेन्युइन कारण है वो ये है कि इसलिए कई सारे बच्चे यहाँ पर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हुए हैं।
अब ये सारा कारण है इसके विरोध का, और बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। तो ये पूरी स्कीम रही और इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अब यहाँ पर हम आपको वीडियो के अंत में ये बताना चाहेंगे और आपसे ये गुजारिश करेंगे जो भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए और अपना जो विरोध है वो संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रखिए, अपने पक्ष को रखिए, लेकिन किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी तरीके से हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें। तो अब हम मिलते हैं, आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।